स्टार्ट करते हैं। मैंगो में सबसे पहले बॉटनी, मैंने आपकी आसानी के लिए ये कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। काइंडली आप साथ साथ ये स्क्रीनशॉट्स ले लें या फिर ये रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। जो अहम चीज़ें हैं मैंने कोशिश की है उसको हाईलाइट करने की। मैंगो का सबसे पहले साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, मैंगीफीरा इंडिका, एंड बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डिएसी। और फैमिली का नाम आपको पता होना चाहिए। द जीनस मैंगीफीरा कंसिस्ट ऑफ 40 स्पीशीज, इसमें 40 स्पीशीज हैं, आउट ऑफ विच ओनली फ्यू प्रोड्यूस ईडेबल फ्रूट। इन 40 में से सिर्फ कुछ स्पीशीज का जो फल है ना वो खाने वाला है। एक बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, काइंडली उसको ऑफ करें पहले। माइक्रोफोन सारे बच्चे ऑफ कर दें काइंडली, ठीक है। ओके तो द जीनस मैंगीफीरा कंसिस्ट ऑफ 40 स्पीशीज, इसमें वो कहता है एडिबल फ्रूट है। इसमें आपने ये नाम याद रखने हैं, कुछ स्पीशीज के उसने लिखे हैं। मैंगीफीरा ओडुराटा, ठीक है, ये इतना याद रखना है। ओडुराटा है, फोइटिडा है, सिल्वेटिका है, लेग्निफीरा है, और उसके बाद लंगार है, ठीक है। तो लैंगर कह लें इसको, जो आप इसको मर्जी पढ़ लें। और सिमिलिस। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्पीशीज़ के नाम आपने याद रखने हैं। ये ईडेबल फ्रूट्स वाली स्पीशीज़ है। इसके अलावा 7वीं स्पीशीज जो है वो मैंगीफीरा इंडिका है, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको हम आम बोलते हैं। तो द फ्रूट ऑफ द स्पीशीज अदर देन इंडिका इज इंफीरियर। वो कहता है ये जो मैंगीफीरा इंडिका है ना, ये ऐसी स्पीशी है जिसका फ्रूट सुपीरियर ओवरी के साथ है। और यहाँ पर एक उसने ये बात आपको, हमने इन्फीरियर और सुपीरियर ओवरी मैडम ने पढ़ाया हुआ है ना उसके अंदर, किताब के अंदर के जी, वो ओवरी जो है अगर उसके पत्ते ऐसे ऊपर को निकले हुए हैं, पेटल्स वगैरह, और ओवरी अंदर छुपी हुई है, दिस इज कॉल्ड इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। और अगर ओवरी फूल के ऊपर पड़ी है और उसकी डिस्क नजर आती है तो फिर वो सुपीरियर ओवरी में काउंट होगी। तो ये सुपीरियर ओवरी में आती है, जो मैंगो है एक्चुअली ये सुपीरियर ओवरी में है। बाकी जो ईडेबल फ्रूट्स हैं वो इन्फीरियर ओवरी के साथ है। तो ये इस तरह हम इसको बात कर सकते हैं। अच्छा, आगे उसने कहा दी कल्टिवेटेड मैंगो ग्रोज टू एन इम्प्रेसिव साइज ट्री। काफ़ी बड़ा दरख्त होता है आम का, आपको पता है। इट मे अटेन हाइट ऑफ 25 मीटर्स, इतनी हाइट तक भी जा सकता है। द ट्रीज आर मोस्टली एवरग्रीन। आम आमतौर पे एवरग्रीन होता है और इरेक्ट, दरख्त ऊपर को जाता है। ये ड्रॉपिंग हैबिट नहीं है, दरख्त झुकने वाला नहीं है, ये दरख्त सीधा ऊपर को ग्रो करता है। लेकिन उसने कहा देर आर फ्यू कल्टीवार्स विच हैव प्रोस्ट्रेट ग्रोइंग ट्रीज। कुछ ऐसे दरख्त हैं जिनके कुछ ऐसे स्पीशीज हैं इस मैंगीफीरा की जिसमें दरख्त झुके हुए होते हैं, दूर से देखने पे लगता ही नहीं कि ये आम का दरख्त है, उधर झुके हुए दरख्त है। तो उनकी हैबिट ऐसी है। द ट्री इज़ वेरी लॉन्ग लिव्ड, इसके जो उम्र है काफ़ी लंबी होती है। एंड उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि सम ओरिजिनल ट्रीज इन लाख बाग, ये इंडिया में, प्लांटेड बाय द अकबर, अकबर बादशाह ने जो लगाए थे, द मुगल एम्पर, आर स्टिल ग्रोइंग आफ्टर 300 ईयर्स। वो कहता है ये इतने पुराने दरख्त भी अभी तक जिंदा हैं, 300 साल पुराने दरख्त भी अभी तक इंडिया में मिलते हैं। द ट्री डू नॉट ग्रो कंटिन्यूसली, ये जो दरख्त होता है आम का ये मुसलसल ग्रो नहीं करता, बल्कि इट हैज़ अ यूनिक हैबिट ऑफ प्रोड्यूसिंग पीरियोडिक फ्लशेस। ये जिस तरह कहते हैं ना किस्तों में ग्रो करता है, तो वो जो किस्तें हैं हमने उसको फ्लशेस का नाम दे दिया, पीरियोडिक फ्लशेस निकालता है। वो नीचे इंशाल्लाह डिस्कस हम डिटेल में करते हैं। और वेरियस कलर्ड लीव्स व्हेन यंग, इसके जो पत्ते होते हैं ना वो डिफरेंट फ्लश में डिफरेंट कलर के होते हैं। तो पहचानी जाती है कि यार ये इसके नए पत्ते हैं, ये लाल रंग के हैं, ये जनाब पीले रंग के हैं, ये जनाब फला रंग के हैं। तो वो बाकायदा कलर से पहचाना जाता है ये दरख्त के पुराने पत्ते हैं कि नए वाले पत्ते हैं। द कलर ऑफ द यंग लीव्स आर स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक हैं। रेडिश हो सकते हैं, बाद वैरायटियों में सिर्फ पूरे लाल रंग के पत्ते निकलते हैं, बाज़ में वाइन कलर के निकलते हैं, बाज़ में पेल कलर के निकलते हैं, थोड़े से पीले रंग के होते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह इन मैंगो ग्रोइंग रीजन्स ऑफ पाकिस्तान फ्लशेज अपीयर फ्रॉम फरवरी टू अक्टूबर। ये सीज़न आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से शायद भी आपसे पूछा जाए कि किस सीज़न में जी ये फ्लशेज निकलती हैं, तो ये आपने कहना है कि फरवरी से अक्टूबर के दौरान निकलती हैं। उसके बाद ऑन अ बियरिंग ट्री, एक जो कह लें कि दरख्त जो फूल उठा रहा है या फल उठा रहा है, शूट्स ऑफ द फर्स्ट फ्लश आर एप्ट टू बी, एप्ट का मतलब होता है कि टेंड टू बी, ठीक है, ये होती हैं फ्रॉम टर्मिनल बर्ड और नॉन फ्लावरिंग शूट फ्रॉम द प्रोसीडिंग ईयर। ये ना ये जो पैरा है ये बड़ा अहम पैरा है, मैं इसको यहाँ पर आपके सामने एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। थोड़ा ट्रिकी है, इसको जरा ध्यान से समझ लेना बातों को जो मैं इसमें बताऊंगा। एक तो ये कि उसने कहा सबसे पहली जो फ्लश
सबसे पहले जो इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है वो टर्मिनल होती है, टर्मिनल बड से स्टार्ट होती है। टर्मिनल बड किसे कहते हैं कि जो शूट के ऊपर एंड वाली टिप के ऊपर जो बड्स मौजूद होती हैं उनसे स्टार्ट होती है। और कौन सी? उसने कहा फ्रॉम द प्रोसीडिंग ईयर, पिछले साल की जो शाखें बची होती हैं, ये पिछले साल जो उसकी शाखें होती हैं नॉन फ्लावरिंग शूट्स, जिनके ऊपर फूल नहीं निकले होते, ठीक है ना। मतलब पिछले साल में आम ने फूल उठाया था, कुछ शाखों पे फूल नहीं लगा हुआ था, तो उन शाखों से अगले साल नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। मैं इस ग्रोथ को आपके सामने, अगर मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करूँ, मैं कहता हूँ चलें ये येलो कलर से हम स्टार्ट करते हैं, ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। एंड दिस इज फ्रॉम दी, यू में से फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल होती है ये, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट फ्लश आर टेंड टू बी फ्रॉम टर्मिनल बर्ड्स, टर्मिनल बर्ड्स से स्टार्ट होगी और किस पर होगी? नॉन फ्लावरिंग शूट्स पर, ऐसी शूट्स पर जिन्होंने पहले फूल नहीं उठाया हुआ, फ्रॉम द प्रोसीडिंग ईयर, पिछले साल की। अच्छा, पहली फ्लश ऐसे निकलती है, उसके बाद फिर दूसरी फ्लश कैसे निकलती है? द सेकंड फ्लश इज फ्रॉम लैटरल बर्ड्स ऑन शूट्स विद अ टर्मिनल इनफ्लोरेसेंस। बल्कि मैं आपकी आसानी के लिए इसको ऐसे करता हूँ कि हमने जिस कलर में हाईलाइट किया उसी कलर में हम इसकी फ्लश बनाते हैं कि ये जी इसकी, सॉरी लेट मी सी इफ आई कैन मेक इट क्लियर। इरेजर है हमारे पास, बिल्कुल है, ठीक है, ये देखिए ये हमने इरेज कर दिया। हम कहते हैं जी ये हमने इस कलर से हाईलाइट किया था, इसी कलर से पहली फ्लश बना देते हैं। ये पहली फ्लश टर्मिनल से निकली, फिर दूसरी फ्लश कहाँ से कह रहा है? द सेकंड फ्लश इज फ्रॉम लेटरल बड ऑन शूट्स विद द टर्मिनल इनफ्लोरेसेंस दैट इज सेटिंग लिटिल और नो फ्रूट। कहता दूसरी फ्लश जो होती है वो इसी फ्लश के साइड से निकलती है, टर्मिनल साइड से निकलती है। ये हम ग्रीन से इसको हाईलाइट करते हैं कि इसके इस साइडों से, किसी साइड से ये शाखें निकलेंगी, इनके ऊपर फूल लगेंगे, तो ये सेकंड फ्लश कहलाई जाएगी। और इसमें उसने एक उसकी शर्त रख दी है कि डैट इज सेटिंग लिटिल और नो फ्रूट। अगर ये पहली वाली जो उसने फूल निकालने हैं शाख ने, इससे कोई फल नहीं बनता, तो फिर सेकंड फ्लश निकल आएगी, उससे फूल बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर पहली पे फल लग गया तो फिर ये सेकंड फ्लश माइट भी यहाँ से ना निकले। अच्छा, a third flush may be grown from lateral buds on shoots that have ripened a crop। तीसरी फ्लश जो होती है, मैं इसको येलो से ज़ाहिर करता हूँ, ये जो पहले वाली फ्लश, जब तक ये तीसरी फ्लश निकलेगी उस वक्त तक टाइम काफ़ी गुजर चुका होगा, तो ये पहले वाली जो हमने फूल निकाले थे इससे मैंगो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा, पक गए होंगे आम। तो फिर यहाँ पर तीसरी फ्लश निकलनी शुरू हो जाती है, इसी शाख से तीसरी फ्लश यहाँ से बाहर आती है, अगर ये पहली वाली का फल पक जाए तो, ठीक है ना। ये तीसरी फ्लश की बात कर रहा है। एंड द फोर्थ फ्लश इज, फोर्थ फ्लश कहाँ से निकलती? फ्रॉम लेटरल बर्ड्स ऑन शूट्स ग्रेटली वीकन बाय अ क्रॉप इन द करंट और प्रोसीडिंग ईयर। वो कहता है ये चौथी फ्लश जो होती है ना, ये एक ऑप्शनल फ्लश होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि निकले, लेकिन अगर कोई ऐसी शाख हो जो बहुत कमज़ोर हो और वो फल नहीं उठा सकी पहले सीज़न के दौरान, जब ये तमाम शाखें शूखें फल फूल निकल रहा था, कोई एक शाख थी जो बहुत ही कमज़ोर थी, मैं यहाँ पे इसको बहुत बारीक सा करके दिखाता हूँ, ये हमारी एक बहुत बारीक सी एक शाख थी, ऐसे निकली हुई थी, इस पर कोई फल नहीं लगा हुआ, ये इसने कोई फूल नहीं उठाया, तो अब इसके ऊपर आखिरी स्टेज के ऊपर यहाँ पर फ्लशिंग स्टार्ट होगी और इसके साइडों से इस जगह से फ्लशेज निकलेंगी कुछ, और ये लैटरल निकलेंगी। ये लैटरल वाली बात आपने याद रखनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में ना, ऐसे अक्सर हम पूछ लेते हैं कि टर्मिनल फ्लश कौन सी है, लैटरल कौन सी है, प्रीवियस ईयर ग्रोथ पे कौन सी निकल रही है, करंट ईयर ग्रोथ पे कौन सी निकल रही है। तो यहाँ पर देखें जो चौथी फ्लश है इसके बारे में वो लिख रहा है कि ये या तो करंट ईयर पे निकल सकती है या फिर ये पिछले साल वाली कोई शाख जिस पे अभी तक कोई भी फूल नहीं निकला उस पर निकल सकती है, जबकि ऊपर वाली जितनी भी हैं वो मैंने कहाँ बनाई है? करंट ईयर ग्रोथ के ऊपर बनाई है, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपने इसको याद करना है, इस तरीके से आपने इसको समझना है। मैंने ये कोशिश की अपनी तरफ से आपको चीज़ें समझाने की, बाकी नीचे डिटेल में भी आती हैं। अच्छा, लीव्स और मैंगो आर अरेंज स्पायरली ऑन अ शूट एंड अ जनरल फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन आपने याद करनी है। फाइलोटैक्सी क्या चीज़ है? इट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन शूट, ठीक है, इसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो मैंगो में ये फाइलोटैक्सी के लिए इसने कहा 3/8। इसका मतलब ये हुआ कि कितने, मैं इसको अगर एग्जांपल दूं तो फाइलोटैक्सी मैं यहाँ पे जस्ट ड्रा कर रहा हूँ रैंडमली, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। फाइलोटैक्सी का मतलब है कि ये एक शाख है, इसके ऊपर जो पत्ते शत्ते निकलते हैं ना वो वर्ल्स में निकलते हैं, ऐसे इसके इर्द गिर्द घूम घूम के निकलते हैं ऐसे। तो कितने वर्ल्स में कितने पत्ते हैं, ठीक है ना। मतलब एक पत्ता यहाँ पे निकल आया, एक उसके पीछे निकल आया, एक इस साइड पे निकल आया, फिर एक सामने निकल आया, फिर एक साइड पे निकल आया, इस तरीके से ये ऐसे घूम घूम के निकलेंगे। वो कहता है 3/8 है, मतलब 3 वर्ल्स में 8 लीव्स होते हैं। मतलब ऐसे अगर 3 चक्कर काटे ब्रांच के तो इसमें 8 पत्ते होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कहने का। मैंगो की अगर आप कोई शाख अगर उठा कर देखें तो मोस्टली जो उसकी मैंगो की ब्रांच होती है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर, कि उसमें
एक ब्रांच के ऊपर जो पत्ते हैं ना वो एक स्पाइरल की शक्ल में अरेंज होंगे, और वो 3 अगर वर्ड्स आप उसके काउंट करें स्पाइरल के, तो उसमें 8 पत्ते मोर और लेस आएंगे। इसका मतलब ये है एक्चुअली, आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ। द लीव्स टेंड टू स्टे ऑन अ ग्रोथ फ्लश फॉर लिटिल मोर देन अ ईयर। कितनी देर पत्ते जिंदा रहते हैं? वो कहते हैं तकरीबन 1 साल तक पत्ते पौधे पे मौजूद रहते हैं। दे फॉल यूजुअली इन वेव्स ड्यूरिंग विंटर और ड्राई सीजन। ये गर्मियों के ये सॉरी सर्दियों में और जो खुश्क मौसम आता है उसमें गिर जाते हैं, ठीक है, और वेव्स में गिरते हैं, इकट्ठे नहीं गिरते, वेव्स में गिरते हैं, कुछ पहले गिर जाएंगे कुछ बाद में गिरेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा आगे आ जाए फ्लावर्स के ऊपर। ये ऊपर वाली बातें सारी होपफुली आपको समझ लग गई होंगी। फ्लावर्स पे आ जाए। फ्लावर्स क्या है? फ्लावर बट डिफ्रेंशिएट इन सितंबर एंड अक्टूबर। कहता है ये सितंबर अक्टूबर में जब मौसम चेंज होता है और सर्दी स्टार्ट होती है ना, उस वक्त फूल की जो बड होती है, डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में जब मैं बडिंग ग्राफ्टिंग आपको पढ़ा रहा था। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है कि वो डिसाइड करते हैं कि हमने अब आगे जाके क्या बनाना है। तो फ्लावर बर्ड्स जो है ना वो फिर आगे फैसला पक्का करती हैं, वो इरादा करती हैं कि अच्छा हमने अब ये काम करना है। तो वो आमतौर पे इनको किसी स्ट्रेस की ज़रूरत होती है, सितंबर अक्टूबर में जाकर ये फिर इनकी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होती है। अच्छा, ब्लूमिंग स्टार्ट्स, यानी फूल निकलना शुरू होते हैं बाय द एंड ऑफ फरवरी। फरवरी से इसके फूल स्टार्ट हो जाते हैं आम के, एंड कंटिन्यूज अंटिल मिड अप्रैल, और ये अप्रैल तक जाते हैं, बल्कि बाज़ केसेस में हमने ऊपर अभी पढ़ के आए हैं जुलाई तक भी चलते हैं, अक्टूबर तक भी, ठीक है। बहरहाल अप्रैल तक नॉर्मल इसकी फ्लावरिंग होती है। ये आपने यहाँ से ये भी इसकी याद करनी है कि फ्लावरिंग कब से कब है। ये मैंने येलो में हाईलाइट की हुई है, ये फ्लावरिंग की ड्यूरेशन और जो है फ्लावर बर्ड डिफ्रेंशिएशन, इन दोनों में डिफरेंस है। पेपर में अगर पूछा जाए फ्लावर बर्ड डिफ्रेंशिएशन कब से कब तक है, तो ये ना हो कि आप फ्लावरिंग लिख दें, ये भी ज़रा जहन में रखिएगा। उसके बाद है कुछ एग्जांपल दी हुई है उसने कि अर्ली गोल्ड एक अर्ली वैरायटी है इसकी मैंगो की। ये ब्लूम करती है, दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है और मिड मार्च तक ये फूल निकालती रहती है। अब ये स्पेशल केस आ गया एक। द फ्लावर्स आर बॉर्न टर्मिनली ऑन पेनिकल्स। जो इसके फूल होते हैं ना आम के, ये एक गुच्छे की शक्ल में निकलते हैं, और वो गुच्छा जो होता है उसका नाम एक है, उसको कहते हैं पेनिकल। वो मैं नीचे भी उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। और वो पेनिकल्स पे निकलते हैं। कितने पेनिकल कितना लंबा होता है एक? वो तकरीबन 30 से 50 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ये जो डंडी होती है इसकी, ये 30 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है, एंड यूजुअली कैरीज 500 टू 1500 फ्लावर्स। एक पेनिकल के ऊपर 500 से 1500 फूल हो सकते हैं, एंड इन सम केसेस दे इवन गो अप टू 7000 फ्लावर्स पर पेनिकल। एक खोशे के ऊपर 7000 फूल भी निकल सकते हैं आम के केस में। अब यहाँ पर मैं आपको पेनिकल की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये एक पेनिकल की तस्वीर बेटा बनी हुई है, ये उसने आम की एक इन्फ्लोरेसेंस दिखाई है। यू कैन सी हेयर दैट दिस इज द पेनिकल एंड दीज आर द न्यूमेरियस काउंटलेस स्मॉल फ्लावर्स जो इसके ऊपर निकले हुए हैं। अभी डिटेल आगे पढ़ते हैं तो फिर मैं आपको डिटेल भी इसकी समझाता हूँ। अच्छा, द फ्लावर्स आर स्मॉल येलो और पिंकिश इन कलर। ये आमतौर पे छोटे होते हैं, पीले या पिंक कलर के होते हैं। प्रीडोमिनेंटली मेल, ज़्यादातर जो ये पेनिकल पे फूल होते हैं वो मेल होते हैं। कितने परसेंट? उसने कहा 67 टू 90%। और हर्माफ्रोडाइट। अब आपको आई थिंक ये चीज़ें सबको पता है, हमने डिटेल में पढ़ा दी हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या है? द फ्लावर विच कंटेन्स बोथ दी सेक्सेस, उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। तो ऐसे फूल जो है वो 10 to 30% तक इसमें मैंगो के पेनिकल में होते हैं, लेकिन ये वैरायटी टू वैरायटी वेरी भी करता है। अच्छा, अब एक फूल के अंदर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो इसने यहाँ पर मैंने हाईलाइट में ये आपके इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया है। मैं इसको यहाँ पर आपको एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ पे बता भी देता हूँ। स्टेमिनेट फ्लावर्स कंटेन ओनली स्टेमन्स। कहता वो फूल जो मेल फूल हैं उनमें सिर्फ स्टेमन ही होंगे, और वो मैं यहाँ पर अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझा सकूँ। आई थिंक इतना काफ़ी है। और यहाँ पर नीचे आ जाएं, ये एक पेपर से मैंने एक ये उठाई है स्क्रीनशॉट। तो ये देखें, इसमें ये उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ये एक उसने वो डंडी दिखाई है, उस पर छोटे 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 काफ़ी सारे फूल हैं। इन फूलों को अगर गौर से देखें तो इसमें आपको डिफरेंट तरह के फूल नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे उसने ये देखें यहाँ पर एक ये छोटा सा फूल दिखाया है, इसके अंदर आपको उभार नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक ये 2-3 ऐसे छोटे छोटे एंटीने नज़र आ रहे हैं निकले हुए, ठीक है ना। तो ये एंटीने जो आपको इसके छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, अगर तो इस एंटीने के ऊपर ऐसे कैप लगी हो ब्लैक कलर की, दिस इज अ सिम्टम कि ये जी ये इसका मेल पार्ट है, ठीक है ना। ये स्टेमन है, और स्टेमन में एंथर और फिलामेंट जो हम बात करते हैं ये वो चीज़ है। और ये उसने स्टेमिनाइड फ्लावर्स दिखाए हुए हैं यहाँ पर, ये स्टेमिनाइड है, इसमें ये बस जस्ट ये ऐसे लंबे लंबे टीने नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसके अंदर एक सिर्फ ऐसे लंबी, मैं ऊपर यहाँ पर दिखाता हूँ इस वाले में, ये एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है।
इसमें क्या है, इसमें आपको ये देखें, ये छोटे छोटे ये एंटीना नजर आ रहे हैं, इन पे कैप लगी है, ये एक बड़ा एंटीना है, इस पे कैप लगी है, ये आपको नजर आ रहा है। इसके साथ आपको एक ऐसे लंबा सा एक एंटीना नजर आ रहा है जिसके ऊपर कोई कैप नहीं है। दिस इज अ सिंबल, और इसके साथ यहाँ पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा होगा नीचे। दिस इज अ सिंबल ऑफ फीमेल पार्ट्स, ठीक है ना। अगर ये स्वोलन स्ट्रक्चर और इस तरह का एक एंटीना नजर आए जिसके ऊपर कोई ब्लैक कलर की कैप ना हो या स्वोलन स्ट्रक्चर ना हो, तो ये फीमेल पार्ट की निशानी है। तो ये उसने दिखाया कि फीमेल पार्ट है। ये देखें इसमें ये स्टाइल है, वो हमने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ाया था जब बेसिक टर्मिनोलॉजीज बात की थी हमने प्रैक्टिकल में। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में ये स्टाइल है, इसके ऊपर स्टिग्मा भी होगा डेफिनेटली, उसने लेबल नहीं किया। और ये नीचे उसकी ओवरी है, ये वाली, ठीक है ना। और जैसा हमें अभी ऊपर आपको पढ़ा के आया कि मैंगो में सुपीरियर ओवरी होती है, तो ओवरी फूल के अंदर पड़ी नजर आती है आपको। अच्छा, फिर जो स्टेमन है वो देखें, एक तो बहुत लंबा स्टेमन होगा, इसको कहेगा फर्टाइल स्टेमन। इसके अलावा एक फूल के अंदर एक से ज्यादा स्टेमन होंगे, एक से ज्यादा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, और वो ये उसने छोटे छोटे भी कुछ दिखाए हैं इसके अंदर। इनको वो कहता है स्टीराइल स्टेमन। ये एबॉर्टिव स्टेमन्स हैं, ये नॉन फंक्शनल स्टेमन्स हैं, ये भी फूल के अंदर मौजूद होते हैं। और नीचे उसकी डिस्क होती है जिसके ऊपर ये ओवरी पड़ी होती है, ठीक है। बाकी सेपल पेटल आप सब बच्चों को पता है, वो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहाँ से जब पढ़ाऊंगा होपफुली आपको समझ लग जाएगी। तो इसमें देखें बच्चों इधर, वो कहता है स्टेमिनेट फ्लावर्स कंटेन ओनली स्टेमन्स। In mango there is only one fertile stamen plus 5 to 6 abortive stamens called stamenids। मतलब एक फूल के अंदर एक तो ऐसा लंबा सा स्टेमन होगा, इसके अलावा 5-6 और भी छोटे छोटे स्टेमन्स होंगे। वो डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर, उसके ऊपर कैप भी लगी होगी ऐसे। और ये कैसे पहचाने जाएंगे? द फर्टाइल स्टेमन इज लॉन्गर, ये लंबा होगा, विद अ डार्क रेड एंथर फिल्ड विद पोलन। इसके ऊपर यहाँ पर एक डार्क रेड कलर का एंथर भी होगा। आमतौर पे लेंथ से पहचाना जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, द परफेक्ट फ्लावर हैव स्मॉल ओवरी रेस्टिंग ऑन अ डिस्क। परफेक्ट फ्लावर हर्माफ्रोडाइट को ही कहते हैं। जैसे उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया, इससे घबराना नहीं है। तो स्मॉल ओवरी, इसके अंदर ओवरी भी होगी, रेस्टिंग ऑन अ डिस्क, एक डिस्क के ऊपर पड़ी होगी। और द स्टाइल इज लैटरल एंड इज कर्व्ड अपवर्ड। जो इसका ओवरी का स्टाइल होगा ना, वो ऐसे, ये ओवरी है, ठीक है ना, स्वोलन ओवरी है, इसके एक साइड से ऐसे स्टाइल निकलता है और वो ऐसे ऊपर को कर्व हुआ होता है, बेंड हुआ होता है ऐसे करके, ठीक है ना। एक साइड से एंटीना निकला होगा ऊपर को। तो वो एंथर वगैरह भी पड़े हैं सारे, छोटे छोटे वो सारी चीजें भी हैं, साथ में एक इस तरह के एक लंबा सा एंटीना जिसके ऊपर कोई कैप नहीं है। तो ये मैंने आसान अल्फाज में आपको समझा दिया। द स्टिग्मा इज सिंपल, कहता स्टिग्मा बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट होता है और बिल्कुल उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं, सिंपल सा है। स्मॉल एंड टर्मिनल, देयर आर 4 to 5 सेपल्स, कहता 4 से 5 सेपल्स होंगी, 5 पेटल्स होंगी। ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। सेपरेटेड फ्री फ्रॉम द डिस्क एंड आर ट्वाइस एज लॉन्ग एज सेपल। तो ये आमतौर पे ये उसने जनरल सेपल और पेटल की बात बता रहा है कि ये डिस्क से अलग होंगी सेपल और पेटल, और ये उससे बड़ी होंगी। ये आसान बातें, इतनी मुश्किल नहीं। अच्छा, नीचे आ जाए। अब फूल के बारे में होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फूल, ये मैं अब नीचे अगर दिखाऊं, ये पेनिकल की तस्वीर थी, ये मैंने फूल की एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर की तस्वीर इधर लगाई है ताकि आपको समझ आ जाए। और नीचे ये एक मैंने पेपर से रियल पिक्चर्स लेकर दिखाई हैं। इसको आप पीडीएफ जब आपके पास आएगी इसको जूम करके देख लीजिएगा। इसमें देखिए तो ये इसमें भी आपको फूल के अंदर ये छोटे छोटे आपको एंटीना नजर आ रहे हैं, सबके ऊपर ब्लैक ब्लैक कैप्स हैं। ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और जैसे हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं कि एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ज़्यादा मेल होते हैं, तो आपको ये एंटीने ज़्यादा नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ कहीं कहीं आपको ऐसा एंटीना भी नजर आएगा जिसके ऊपर कैप नहीं है, तो वो एक्चुअली उसका कार्पल है। ये देखें इधर, ये कार्पल उसने दिया है, ये उसमें ये एक साइड पर ये एंटीना नजर आ रहा है, इसके ऊपर कोई कैप नहीं है, सिर्फ वैसे ही है, जबकि यहाँ पर स्टेमन नजर आ रहा है। सेम इज ट्रू फॉर दिस वन, यहाँ पर भी आपको ऐसी नजर आ रहा है, ठीक है ना। और ये स्वोलन ओवरी भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये उसने सारी तस्वीर बड़ी डिटेल में यहाँ पर चीजें समझाई हुई हैं, ये यहाँ से आपने देख लेनी है। नीचे बाद में हम आते हैं। अच्छा, एक मिनट, इसमें अब मैं जी अब आ जाते हैं। चले, अब नीचे है फ्लशिस किस तरह आती हैं। वो फ्लशिस के उसने सीजन लिखे हैं, ये आपने बेटा यहाँ से पढ़ने हैं। उसने कहा है अप्रैल फ्लश होती है सबसे पहली फ्लश, और ये कितने परसेंट फ्रूट सेट करती है मैंगो में? 37% जो आम की यील्ड आती है या जो फ्रूट सेट होता है वो इस पे आता है। फिर मई फ्लश आती है अगले महीने में, वो 29% है। फिर जून फ्लश 20% है, जुलाई फ्लश 12%, अगस्त फ्लश 7%। तो ये डिफरेंट उसने 1 2 3 4 एंड इवन 5th फ्लश भी उसने बनाई है, जो कि बहुत किसी काम की नहीं, बहुत थोड़ी है, बाद दफ़ा आती है बाद दफ़ा नहीं आती। तो ये डिफरेंट फ्लशेज उसने मंथ वाइज दिखाई हुई हैं मैंगो की, ठीक है।
तो उसके बाद नीचे आ जाए फ्रूट के ऊपर। फ्रूट भी आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने आपको ड्रूप वगैरह पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर, फ्रूट क्लासिफिकेशन मिड में डिस्कस हुई थी बड़ी डिटेल में। तो ड्रूप क्या होता है, जिसके अंदर बाहर एक एपिकार्प होती है, जिसकी बाहर वाली पील है। अब आम को जहन में ले आए तो आम से आपको साइंस समझ आ जाएगी। जो बाहर वाली पील है वो एपिकार्प है, द पल्प और फ्लैश इज द मेसोकार्प, जो आप खाते हैं एक्चुअली। और जो स्टून जो सेंटर से उसकी गुठली निकलती है, जिसे आप गुठली बोलते हैं, एक्चुअली दैट इज नॉट द सीड ऑफ द फ्रूट, दैट इज द एंडोकार्प। वो ओवरी की ही आखिरी लेयर सख्त हुई हुई है, पत्थर बनी हुई है, इसी वजह से इसको स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं। द सीड इनसाइड द हार्ड एंडोकार्प, और एक्चुअल बीज जो होता है वो इसके अंदर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसका साइज उसने डिस्कस किया। उसने कहा कि इसमें डिफरेंट वेरिएशन है साइज में, बहुत वेरिएशन हैं, एक्सट्रीमली वेरिएबल साइजेस हैं। कुछ ऐसे छोटे आम है, इतने छोटे आम है जैसे कोई खुबानी या आलू बुखारा हो, ठीक है। जबकि अदर्स वे एज मच एज 2 kgs, कुछ इतने बड़े आम है कि 2 किलो का एक आम हो सकता है। तो दिस स्किन इज स्मूथ एंड थिक, इसकी बाहर वाली जो स्किन होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है और मोटी होती है। एंड कॉमनली येलो और ग्रीन व्हेन मैच्योर, और आमतौर पे आम आपने देखा है वो पीले रंग का या हरे रंग का। कुछ वैरायटियां हैं जो हरे रंग का फ्रूट देती हैं। सम वैरायटीज हैव क्रिम्सन रेड ब्लश ऑन अ येलो स्किन, कुछ में लाल सी एक लाली भी आती है थोड़ी सी आम के अंदर पकने पर। मैंगो फ्रूट अनलाइक सिट्रस डेवलप रैपिडली आफ्टर फ्रूट सेट एंड इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग विद इन 13 to 20 वीक। ये लाइन बड़ी अहम है। उसने कहा आम जो होता है ना, ये सिट्रस के मुकाबले में बहुत तेज़ी से तैयार होता है, और आमतौर पे 13 हफ्ते तकरीबन 120 दिन या 3 महीने बनते हैं। तो 3 महीनों के अंदर अंदर फूल से फल बन के पक के रेडी हो जाता है, जबकि कुछ वैरायटियों में 20 हफ्ते भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन वैरायटी एंड क्लाइमेट। When a fruit matures and start ripening, it emphasizes from the tree and drop। कहता है जब वो बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो उसकी राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो दरख्त से गिर जाता है। और आपको आपकी इसमें जो महारत होती है वो यही होती है कि आम को गिरने से पहले पहले उतार लें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस, इसके बारे में मैं आपको ना एक ये एरिया एंड प्रोडक्शन का डाटा दूंगा, वो इसी पीडीएफ में डाल कर दूंगा, वो आपने याद करना है। यहाँ से सिर्फ आपने ये कुछ 2 लाइनें या 3 लाइनें पढ़नी है। एक तो ये कि कौन कौन से कंट्रीज हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जावा, दी फिलीपींस, दी वेस्ट इंडीज एंड दी हवाई, फ्लोरिडा एंड यूएसए, इनमें लगता है। दूसरा ये कि मैंगो पाकिस्तान में सेकेंड क्रॉप है इन एरिया एंड प्रोडक्शन आफ्टर सिट्रस, और कौन कौन से एरियाज हैं जो पाकिस्तान में जहाँ पे मैंगो ग्रो होता है, ये आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं। ठीक हो गया। नीचे आ जाए सॉइल एंड क्लाइमेट। सॉइल एंड क्लाइमेट में भी कोई इतनी खास बात नहीं है, जनरल है, वेल ट्रेंड सैंडी सॉइल चाहिए है। और जनाब कौन कौन सी सॉइल्स नहीं सूटेबल, वो ये येलो में मैंने हाईलाइट कर दी हैं। मैंगो आर ग्रोन ऑन सॉइल विद पीएच रेंजिंग फ्रॉम 5.5 to 8.7, इसकी पीएच रेंज आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसने बात लिखी है। उसने कहा मैंगो इज अ फ्रूट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। वैसे तो ये आम गर्मियों का फल है, और ये गर्म इलाकों की अंदर ज़्यादा जो है ना, नमी वाले और गर्म इलाकों के अंदर ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन एक्सेसिव रेन, अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, दे में टेंड टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस ग्रोथ फ्लशेस। तो फिर आम जो है ना वो मुसलसल फ्लशेस निकालता चला जाएगा, वो 4 फ्लशेस पर बस नहीं करेगा, वो मुसलसल हर सीजन में फ्लशेस निकालेगा। वाइल फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रूटिंग, जबकि कहता कि अच्छे फल लगने के लिए अ ड्राउट पीरियड, थोड़ा सा पानी की किल्लत या इसको पानी का स्ट्रेस देना, या लो टेम्परेचर स्ट्रेस, कोई ना कोई स्ट्रेस देना ना उसको, या पानी रोक के दे दें या ठंडा टेम्परेचर से दे दें, आर फाउंड इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो कि हमारे इलाकों में अक्सर पाया जाता है कि जब सर्दी आती है तो आपने देखा है कि कोहरा पड़ता है और काफ़ी ठंडक हो जाती है हमारे इलाकों में, मैदानी इलाकों में। तो ये स्ट्रेस जिस तरह के आते हैं सर्दी की वजह से या पानी की किल्लत की वजह से जून जुलाई अगस्त के महीने में, तो ये कहता है कि देखा ये गया कि दीज आर आइडियल फॉर इट्स यील्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्रूटिंग। फल निकलवाने के लिए ये इसके लिए बड़ा कारगर साबित हुआ। यही वजह है कि सब ट्रॉपिकल एरियाज का आम जो है वो बड़ा मशहूर है। यहाँ पे नीचे उसने हाईलाइट किया है कि दिस इज प्रोबेबली वाई द पर हेक्टेयर यील्ड इन पंजाब इज बेटर देन सिंध। हालांकि सिंध ज़्यादा गर्मी में है और ज़्यादा नमी वाला मौसम है, लेकिन पंजाब की मैंगो की यील्ड सिंध से ज़्यादा होती है पर हेक्टेयर। उसकी वजह यही है कि वो स्ट्रेस जो है ना दरख्त को फोर्स करता है, वो ज़्यादा यील्ड पैदा करता है। ठीक हो गया। तो ये नीचे जनरल है, उसने कहा कि ये उसने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंध में ऐसा क्या होता है। उसमें फ्रीडम फ्रॉम रेन, क्लाउडीनेस, फ्रॉस्ट ड्यूरिंग फ्लावरिंग इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। ये पंजाब में ये चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा बारिश भी कोई नहीं होती, क्लाउडीनेस बादल भी छाए रहते हैं, फ्रॉस्ट पड़ती है, इनसे सब कुछ ये होता है। अच्छा, हैवी फ्रॉस्ट ड्यूरिंग विंटर में इवन किल बिग ट्रीज। लेकिन आम जो है ना ये फ्रॉस्ट को, कोरे को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ज़्यादा कोरा पड़े तो आम जो है वो उसका दरख्त मर भी जाता है।
तो ये भी यहाँ पर आपने बात पढ़नी है। उसके बाद प्रोपेगेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जनरल के, कैसे आम को लगाते हैं। तो जिस तरह हमने सिट्रस में पढ़ी थी ना कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ मेथड्स आर यूज्ड। सेक्सुअल जो है वो रूट स्टॉक बनाने के लिए, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि सेक्सुअली प्रोपेगेटेड मैंगोज आर कॉल्ड सीडलिंग और देसी मैंगो, देसी आम। सेक्सुअल प्रोपेगेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू आम रेजिंग। की कलमकारी होती है सर? हाँ जी, कलमकारी होती है बेटा, अभी मैं बता रहा हूँ, सुन लें, इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन में बेटा वो जो है ना सीडलिंग, वो कहता है ये पहले आमतौर पे गुठली से भी आम बन जाता है और उस पर भी आम शाम लग जाते हैं, वो देसी मैंगो कहलाता है। और लेकिन वो आमतौर पे ना अब इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। इट इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू रेजिंग रूट स्टॉक, सिर्फ रूट स्टॉक के लिए। मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूँ स्क्रीन को ताकि आपको नज़र आ जाए सब बच्चों को जो इसको मोबाइल्स पर सुन रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें ये सेक्सुअल मैंगो जो है ना, कहता है ये अब सिर्फ रूट स्टॉक लगाने के लिए ही इसको जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं ये टेक्निक को। और इन सम ट्रॉपिकल कंट्रीज, कुछ ममालिक में मैंगो सीड्स आर पोली एम्ब्रियोनिक, कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो पोली एम्ब्रियोनिक है, जैसे सिट्रस में मैंने आपको पढ़ाया था ना पोली एम्ब्रियोनिक, तो इसमें भी हैं कि जब बीज लगाते हैं तो वो मदर की तरह का सेम टू सेम वही पौधा पैदा करती है। उनमें फिर क्या है कि ये जो है ना वो एक बीज जो होगा वो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं ये उसने वही डिटेल्स लिखी हैं कि एक जाइगोटिक होगा, बाकी सारे वो न्यूसेलर होंगे, लेकिन उनको पहचानना बहुत मुश्किल है आम के केस में, ठीक है ना। तो ये उसने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। अच्छा, अब नीचे उसने यहाँ पे डिटेल्स दी हैं, ये एक पैरे के अंदर उसने सारी बातें कर दी हैं कि किस तरह आपने इसको उगाना है। टू रेज रूट स्टॉक फ्रेश मैंगो स्टून्स आर सोन, कहता आम की गुठलियाँ लेकर उनको निकाल कर उनको जुलाई अगस्त के महीने में लगाते हैं बेड्स के अंदर या ग्राउंड के अंदर, नर्सरी के अंदर लगाते हैं, सो करते हैं, और उनको अच्छी खासी खाद शाद डाल के हैविली मैन्योर्ड ब्रिक लाइंड बेड फ्रॉम वेयर द सीडलिंग्स आर शिफ्टेड टू बेड्स। उसके बाद कहता है जब ये उग जाए, बीच ही पौधे शौधे निकल आए ज़मीन से, तो फिर इनको अगस्त सितंबर के महीने में, ये मानसून का सीज़न की बात कर रहा है, उसमें शिफ्ट कर देते हैं एक अच्छी जगह बनाकर, उसमें खाद शाद डाल के, ताकि अब ये अच्छी तरह वहाँ पे ग्रो कर जाए। और यहाँ पर उसने एग्जाम्पल भी दिया, व्हेन देयर न्यू लीव्स टर्न ग्रीन, यहाँ पे जब उनके पत्ते, मतलब आम से पौधा निकला ना पहले, उसके ऊपर 2 पत्ते निकले वो लाल रंग के थे, जब वो हल्के हल्के ग्रीन होने शुरू हुए, उनको वहां से निकाला और नर्सरी में ही किसी अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उन सीडलिंग्स को वहां 1 साल के लिए लगा रहने दें, वहां पे वो ग्रो करें। व्हेन दे अटेन अ सूटेबल थिकनेस, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सूटेबल थिकनेस उसकी क्या मुराद है। ये वाली जो यहाँ पे बात उसने कहा सूटेबल थिकनेस, इसका मतलब है पेंसिल थिकनेस। आमतौर पे जो बडिंग के लिए या कलमकारी के लिए, वो बच्चा पूछ रहा ना, कलमकारी करते हैं, कलमें नहीं लगाते आम की, वो बेसिकली आम की जो है ना ऊपर ग्राफ्ट होती है, पैवंदकारी इसको बोलते हैं। कलम तो हम बोलते हैं कटिंग्स को, कटिंग्स नहीं लगती, पैवंदकारी होती है। तो इसमें ये ओके सर। सूटेबल थिकनेस जब उसकी हो जाए आम की, जब वो उसकी मोटाई एक पेंसिल के बराबर हो जाए उसके तने की, मेन वाले की, तो फिर उसके ऊपर बड या ग्राफ्ट आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये उसने कहा कौन सी ग्राफ्टिंग होती है, साइड और वनियर ग्राफ्टिंग। वनियर में आपको पढ़ा के हटा हूँ पिछली क्लास में, मैंगो में मोस्ट कॉमन मेथड जो है वनियर ग्राफ्टिंग है, ठीक है। और उसके बाद इसको इवन के वो कहता है कुछ इसको ग्राफ्टिंग भी आप कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग मैंने पढ़ा दिया आपको, उसमें टी ग्राफ्टिंग हो सकती है। और आखिरी है इनार्चिंग, इनार्चिंग या अप्रोच ग्राफ्टिंग भी मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ये भी ये मैंगो में की जाती है, ठीक है ना। तो इसको भी आपने पढ़ लेना यहाँ से, ये अप्रोच ग्राफ्टिंग को। तो ये उसने जर्नल इसके बारे में चंद एक बातें बताई हैं। जब ये इसको ऐसे ग्राफ्ट कर देंगे, उसके बाद फिर कुछ अर्सा उसमें रखेंगे नर्सरी में, और तकरीबन 1.5 साल 6 महीने साल के बाद वो पौधा फिर मार्केट में बेच देते हैं। वो फिर आप उसको कलम, वो पूरे के पूरे पौधे को ग्राफ्टेड वाले को जहाँ मर्जी लगा दें ज़मीन में, वो हो जाएगा। अच्छा, लेआउट किस तरीके से लगाने हैं बाग में, उसने कहा स्क्वायर सिस्टम के अंदर लगाने हैं। अब अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपके कोर्स में उन्होंने ये लेआउट सिस्टम्स वगैरह निकाल दिए, नहीं तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाता। तो इसमें लेआउट सिस्टम का मतलब यह है कि बाग इस तरह है ना आपका, एक ये चौरस में बाग है, तो इसमें जिस तरह आप वो डब्बे बनाते हैं ना छोटे छोटे, तो स्क्वायर की फॉर्म में डब्बे बनाने हैं। प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस शुड बी द सेम, एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए सब में। ये सॉरी मेरे हाथ से थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली स्क्वायर ही नज़र आ रहे हैं। तो इसने उसने एग्जाम्पल भी दी है कि कितना होना चाहिए। उसने कहा ये स्क्वायर सिस्टम में होता है, और फिलर इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर। आम का पौधा जो होता है ये तकरीबन 4 साल 3 साल 4 साल ले लेता है अच्छा फल उठाने में, और पौधा बहुत छोटा होता है, तो ज़्यादा यील्ड के लिए ना आमतौर पे इसको स्क्वायर में लगाते हैं। और इसके सेंटर में ना एक, मैं यहाँ पे अगर आपके सामने लगा सकूँ रेड कलर से, तो इसके सेंटर में, हर स्क्वायर के सेंटर में ना एक एक, मैं रेड से ये नुक्ता जो लगा रहा हूँ, ये किसी और पौधे का, जैसे अमरूद हो गया या कोई और ऐसा पौधा जो ये फालसा हो गया जो जल्दी फल उठा ले, वो लगा देते हैं,
ताकि यार हमें आम ने तो देर से पैदावार देनी है, उससे पहले ही हम कोई अपने बाग से कमाना शुरू कर दें। ठीक है, तो फिलर इसको बोलते हैं। फिलर का मतलब यही होता है कि एक्स्ट्रा पे जो अभी इनकम है वो हमें मिल जाए, उसके बाद जब ये आम बड़े हो जाएंगे तो इन फिलर्स को हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक हो गया, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा। उसके बाद उसने कहा इसमें दुसहरी और अनवर टोल में 11 मीटर पे पौधा लगता है, जबकि लंगड़ा, सिंदड़ी और समर बहश्त में ये ज़रा बड़े दरख्त हैं, इनका पौधा 15 मीटर पे जाके लगता है। ट्रांसप्लांटिंग इज डन। और ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं? ऐसे नहीं करते कि बाग में गए और जाके पौधे दबाने शुरू कर दिए, बल्कि पहले सुराख बनाते हैं। ठीक है, वो आमतौर पर सुराख की भी डायमेंशन होती है। अब ये इस वक्त वो जगह नहीं है, मैं उस बताता नहीं, तो सुराख की लेंथ, विड्थ और डेप्थ का हिसाब होता है और क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। आमतौर पे 1.25 कम से कम फिट होनी चाहिए, 1.25 से 2.5 फिट तक चौड़ा लंबा, इस तरह ना घड़ा बनाते हैं। और वो घड़े बनाकर उनको खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं ताकि धूप की, सूरज की रोशनी उसमें डले और वो घड़ों के अंदर जो माइक्रोब्स या कोई भी ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट छुपे हुए हैं वो मर जाएं। उसके बाद फिर उसमें गोबर की खाद वगैरह का मिक्सचर डाल कर और साथ में फिर ये पौधे शौधे उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। ये उसने सारी सीजन वगैरह यहाँ पे बताया हुआ है। क्लियर हो गया? उसके बाद नीचे इरिगेशन, पानी कैसे लगाना है। तो उसने कहा इरिगेशन बहुत ज़रूरी है आम में। इन मैंगो ग्रोइंग ट्रैक्स इन पाकिस्तान फोर्ट नाइटली इरीगेशन, 14 दिन के बाद तकरीबन इरीगेशन आफ्टर फ्रूट सेट, जब फल लगना शुरू हो जाए, जब फल बनना शुरू हो जाए तो फिर हर दूसरे हफ्ते पानी लगाना ज़रूरी है। अनटिल द मूनसून रेन्स, हत्ता के मूनसून की बारिशें शुरू हो जाएं। अगर मूनसून की बारिशें हो रही हैं किसी इलाके में, फिर पानी लगाना ज़रूरी नहीं, फिर वो बारिशों से पूरा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसने कहा हैवी इरिगेशन जस्ट बिफोर ब्लूमिंग प्रोमोट विगरस ब्लूम। अगर आप आम के केस में ब्लूमिंग से पहले, फूल निकलते वक्त नहीं कह रहा, फूल निकलने से पहले पानी पौधों को अच्छी तरह भर के एक बार लगा दें तो उससे फूल अच्छे निकलेंगे। ठीक हो गया। और विद होल्डिंग इरीगेशन ड्यूरिंग फ्रूट बड डिफ्रेशिएशन इज हेल्पफुल। कहता जब वो हमने पढ़ा था ना सितंबर अक्टूबर में फ्रूट बड डिफ्रेशिएशन होती है, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो वो कहता उस सीजन में अगर आप थोड़ा कम पानी लगाएं ना तो इससे बल्कि आम की यील्ड बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो यही वजह है कि सब ट्रॉपिकल में वो नेचुरली एक उसको स्ट्रेस मिल जाती है। हमारा हार्श क्लाइमेट जो है ये मैदानी इलाकों का, ये उसको स्ट्रेस देता है, उससे आम की यील्ड बढ़ जाती है। अच्छा, मेन्योरिंग में एक चंद एक बातें। मेन्योरिंग में उसने कहा आमतौर पे फार्म यार्ड मेन्योर ज़्यादा इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल उसने दिया है कि पंजाब में 8 साल या उससे बड़े पौधे को 100 किलो फार्म यार्ड मेन्योर, 1.5 किलो नाइट्रोजन की खाद और 500 ग्राम पोटाशियम चाहिए होती है आमतौर पे। मुल्तान का भी उसने ये बताया, इसको आप पढ़ लेना, हाफ हाफ। उसने कहा इस तरह गर्मियों का बहुत गर्मी होती है मुल्तान में, इसलिए उसने कहा हाफ हाफ कर दें ये डोज को, फरवरी में डाल दें और हाफ जो है वो फ्रूट हार्वेस्ट के फ़ौरन बाद डाल दें, मतलब ये तकरीबन जुलाई जो मई अप्रैल मई के महीने के अंदर। अच्छा, नीचे फिर ये यहाँ पर करके उसने यहाँ पे बताया कि अगर 8 साल से छोटे पौधे हों उनके लिए क्या करना है। फॉर यंग ट्रीज बोथ इन पंजाब एंड सिंध ओनली फार्म यार्ड मैन्योर इज रिकमेंडेड। जो नए पौधे लगाए हैं उनको आप खाद ना डालें कोई नाइट्रोजन या पोटाश, वो मर जाएंगे उससे। उसकी बजाय फार्म यार्ड मैन्योर डालें, ये कंप्लीट फर्टिलाइजर का काम करती है और ये 5 से 10 किलो पर प्लांट डल जाती है। तो देखें कितना फ़र्क है, एक तरफ 10 किलो डल रही है और एक तरफ ऊपर हम कह रहे हैं 100 किलो खाद डलेगी। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस है उसमें, आप कह लें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डोज के अंदर। तो इसको बस आपने पढ़ना है, इसको याद रखना है। प्रूनिंग की बात करें आखिरी इसमें, तो नो स्पेसिफिक प्रूनिंग, कहता है इसमें कोई ख़ास प्रूनिंग की प्रैक्टिस नहीं की जाती आम में और इसको बढ़ लेने दिया जाता है। आमतौर पे व्हेन द ट्रीज आर यंग, जब पौधे नए होते हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, उस वक्त प्रूनिंग की जाती है और इसका एक ख़ास नाम है, मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। दिस इज़ नॉट प्रूनिंग, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग बेसिकली प्रूनिंग के अंदर आती है, इसलिए उसने ट्रेनिंग को भी यहाँ पे लिख दिया। तो शेप देने के लिए जो भी प्रूनिंग होगी वो ट्रेनिंग में आ जाएगी। अच्छा, मेच्योर ट्रीज में कुछ लोग कहता है प्रून करते हैं शाखों को, वो मैं नीचे भी डिटेल में बताऊंगा क्यों करते हैं। सम ब्रांचेस ड्यूरिंग द ऑन सीजन, इसमें मैंगो में प्रॉब्लम आता है ऑन ऑफ सीजन का, तो वो फिर ऑन ऑफ सीजन के लिए उसकी प्रूनिंग करते हैं। ठीक है ना, वो नीचे आएगा तो हम डिटेल में उसको पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा लिख देता हूँ, ये हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह उसने एक एग्जांपल दिया, ये एक मुल्क है इन लाओस, इसमें क्या है, डी ब्लॉसमिंग इज प्रैक्टिस्ड। फूल झाड़े जाते हैं, ज़्यादा फूल निकल आए अगर आम के पौधे पर तो वो फूल छोटियों की मदद से या उसको शेक करके दरख्त को झाड़ते हैं, ताकि क्या हो कि नंबर ऑफ फ्रूट्स थोड़े कम हो दरख्त के ऊपर और उससे अच्छी क्रॉप पैदा हो, उसका साइज़ बड़ा हो अगले साल।
ठीक है, ये नीचे भी डिटेल में चीज़ें आ रही हैं, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक हमारा बेटा मैंगो कंप्लीट हुआ। नीचे चंद एक स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको तस्वीर के साथ पढ़ाऊंगा। मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। दो तीन डिसऑर्डर्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन क्या होता है, ये मैं यहाँ पे इसकी तस्वीर निकाल रहा हूँ आपके सामने, आपको आई होप नज़र आ रही होगी, इट इज़ विजिबल टू यू। तो माल फॉर्मेशन में इज़ अ सीरियस थ्रेट टू मैंगो कल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, माल फॉर्मेशन। और ये इट इफेक्ट्स बोथ वेजिटेटिव पार्ट्स एंड द इन्फ्लोरेसेंस, दोनों चीज़ों को। ये फूलों को भी इफेक्ट करती है, पत्तों को भी इफेक्ट करती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ फूल की तस्वीर लगाई है। माल फॉर्म ब्रांचेस शो स्टंटेड ग्रोथ, उनकी शाखें जो है वो तुड़ मुड़ जाएंगी, बड़ी रुकी हुई ग्रोथ होगी, छोटे छोटे पत्ते निकलेंगे और वो बड़े अजीबो गरीब से गंदे से ब्राउन कलर के पत्ते नजर आएंगे। ठीक है, एंड दिस इज देयर फॉर दिस इज कॉल्ड बंची टॉप। बंच की शक्ल में उससे बंची टॉप नाम निकला है, तो ये बंची टॉप भी इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने कहा माल फॉर्म्ड इन्फ्लोरेसेंस ग्रो अनएबेटेड, अनकंट्रोल्ड कह लें, बियॉन्ड द ब्लूमिंग सीजन। कहता है ये माल फॉर्म ब्रांच, ये जो फूल निकलते हैं ना, ये मतलब ख़त्म नहीं होते, ये फिर पौधे से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और ये जनाब इवन दे कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल नवंबर। नवंबर तक भी ये जो है ना ये पौधे पे लगे रहते हैं, तो उसकी खुराक खाते रहते हैं फजूल में, इनसे फल कोई बनना नहीं होता। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ऑन माल फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस आर मेल, इसमें अक्सर फूल जो होंगे वो मेल होंगे, फीमेल फ्लावर्स तो होंगे ही नहीं। एंड द फ्रूट इज हार्डली एवर ऑब्टेन फ्रॉम देम, इनसे बहुत मुश्किल आपको कोई एक फल भी मिल जाए, और अगर मिलेगा भी बाज़ दफ़ा वो भी माल फॉर्म्ड ही होगा। अच्छा, उसके बाद द काज इज, यहाँ पे जो असल बात जो बतानी है इसकी रीज़न क्या है। द काज इज़ नॉट येट नोन, इसकी एग्जैक्ट कोई ख़ास वजह नहीं है, इस पे काम हो रहा है और ये कुछ बातें उसने लिखी हैं। और ये मैं जब स्टूडेंट था इसमें एमएससी में, तो उस वक्त हमारी भी एक स्टूडेंट इस पे काम कर रही थी। तो माल फॉर्मेशन जो है ये कहता है वायरसेस की वजह से भी है, कुछ लोग इस पर वायरसेस, जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं ये किसी खास टिपिकल वायरस की वजह से है। कुछ जो फंगल प्लांट पैथोलॉजी वाले हैं वो कहते हैं फंगल बॉडी इसकी वजह से है। एक स्टूडेंट जो मेरे साथ काम कर रही थी वो कह रही थी ये माइट्स की वजह से है। और इश्यूज हैं, इन तमाम चीज़ें, ये तमाम फैक्टर जिसमें इन्वॉल्व हैं। एंड डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स, कुछ खास एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से भी माल फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारी रीजंस हैं। तो ऐसी बीमारी जिसकी बहुत सारी रीजंस हों उसको क्या कहते हैं, इसके भी एक आपको पता होना चाहिए बच्चों को, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। ठीक है, SYNDROME, सिंड्रोम। ऐसी बीमारी जिसकी बहुत सारी वजूहात हो, तो वो फिर वो एक बीमारी नहीं रहती, वो डिजीज नहीं रहती, वो सिंड्रोम बन जाती है। अच्छा, इसका अब इसको ख़त्म कैसे करना है, गुड मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट कीजिए, पौधों की ग्रोथ अच्छी करवाएं, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर दें, तो देखा ये गया कि ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाता है पाकिस्तान में, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगला है अल्टरनेट बीयरिंग। ये हमने सिट्रस में भी पढ़ा था, मैंगो में भी बहुत ज़्यादा है कि मोस्ट कल्टीवार्स, आम में तो बहुत ज़्यादा है अल्टरनेट बीयरिंग, कि अक्सर जो हमारे कल्टीवार्स हैं वो एक बार बहुत अच्छे, वो बाइनियल पैटर्न में जो है ना वो क्रॉप देते हैं। एक साल में बहुत अच्छी फसल देते हैं, अगले साल में बहुत थोड़ी फसल देते हैं। उसकी वजूहत उसने ये, मैंने ये येलो में हाईलाइट कर दी हैं कि ये हो सकती हैं। और नीचे उसने ये एक्सप्लेन किया, ये मैं पिंक कलर में इसको हाईलाइट किया है कि जनाब ये एक्चुअली होता ही है कि अगर एक साल कहीं बारिश हो जाए या तूफान आ जाए या ओले पड़ जाए तो उसका फल झड़ जाता है पौधे का। अब उसके पास एनर्जी रिजर्व्स बहुत सारे हैं, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, वो फल निकालना चाहता था लेकिन वो फल झड़ गया। तो अब वो एनर्जी जो है वो अगले साल जो है ना वो एक्यूमुलेट हो जाती है और अगले साल वो बहुत ज़्यादा फल उठा लेता है और वो डिसमें इंड्यूस अ बम्पर क्रॉप नेक्स्ट ईयर, उससे बहुत ज़्यादा क्रॉप बनेगी। लेकिन जब वो बम्पर क्रॉप उठा लेगा तो फिर कमज़ोर हो जाएगा, अगले साल वो फिर से नहीं उठाएगा। तो ये इस तरह ना ये एक रिदम बन जाता है, फ्रूट जो है वो मुसलसल एक साल लगते हैं, एक साल नहीं लगते। ये यहाँ से आपने पढ़ लेना, ये नीचे उसने। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक ये मैंने हाईलाइट किया ये ग्रीन कलर से कि कुछ वैरायटियाँ जो जेनेटिकली जो है वो अल्टरनेट बियरिंग करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो रेगुलर बियरर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आम में कुछ वैरायटियाँ जैसे तोतापरी है, रोमानी है, फजली है, नीलम है एंड कैलीपैड बियर रेगुलरली। इनमें अल्टरनेट बियरिंग का फिनोमिना नहीं है, ये हर साल फल देती हैं। लेकिन जो दूसरी हमारी वैरायटियाँ लंगड़ा, दुसहरी, समर बहिश्त, अनवर, अटोल वगैरह वगैरह कमर्शियल वैरायटीज़, वो अल्टरनेट बियरिंग है। ठीक है, तो इसमें कोई स्टैब्लिश कंट्रोल मेजर्स नहीं है, लेकिन
अब वही वाली बात जो ऊपर मैंने कहा था ना कि वो बाहर के मुल्कों में फूल झाड़ देते हैं या शाखें काट देते हैं, वो बातें उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसने कहा जब ऑन ईयर हो, जब वो बहुत ज़्यादा फल उठा रहा हो, तो उसके ज़्यादा फ्लावर्स को झाड़ दें ताकि वो ज़्यादा फल उठा ही ना सके। और इसी तरह वो हमने सिट्रस में भी पढ़ा था ना कि डिलेड हार्वेस्टिंग, अर्ली, वो वाली चीज़ें। तो इसमें क्या है कि इसमें रिंगिंग की जाती है, गर्डलिंग, वो तने को जो है वो गर्डल किया जाता है। मैं इसके बारे में भी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ जरा इसको। और कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज आर हेल्पफुल, बीमारी से बचाएं अपने दरख्तों को जहां तक हो सके, ये इसके कंट्रोल में, ये यहाँ से पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाएं इंसेक्ट पेस्ट के ऊपर। इंसेक्ट पेस्ट में भी सिर्फ दो हैं उसने यहाँ पे बताए। एक है मैंगो होपर। इसको मैंगो होपर जो होता है, ये इस तरह का इंसेक्ट होगा। ये मैंने जूम करके दिखाया है, बेसिकली तो बहुत छोटा होता है। और ये उसका मैंने डैमेज यहाँ पर दिखाया है, डैमेज काज बाय मैंगो होपर। ठीक है। तो हॉपर, हॉप से निकला है, हॉप मतलब के जंप करना। तो दिस इज कॉल्ड आम का तेला। दिस इज अ जंपिंग इंसेक्ट विच क्रिएट्स अ नॉइज ऑन लीव्स व्हेन द पॉपुलेशन इज ग्रेट। ये आम के दरख्तों में बहुत शोर करता है, और ये बड़ा सीरियस थ्रेट है आम के फसल को। और द डैमेज इज सो ग्रेट दैट इफ द प्रॉब्लम इज नॉट नोटिस्ड इन टाइम द होल ऑर्चर्ड में बी बैरन। अगर कहता है इसको कंट्रोल ना करें, आप इसको इग्नोर करते रहें, तो आपका बाग पूरे का पूरा ही तबाह कर देगा ये जो आम का तेला है। इंसेक्ट सक सैप, ये एक सकिंग इंसेक्ट है। ये उसका ये जूस पीता है आम के पत्तों से और फ्रूट से। और ये मैं इसकी तस्वीर निकाल देता हूँ। अच्छा, फ्रॉम लीव्स एंड द पेनिकल्स। और ये कहता है ये आमतौर पे इसका अटैक जो होता है, इट्स अटैक कोइंसाइड्स विद द टाइम ऑफ ब्लूमिंग। ये उस वक्त अटैक करता है जब आम के नए फूल निकलते हैं, इसका टाइम भी वही है। तो ये फिर आपकी फसल ही तबाह कर देता है। इसके अंदर फिर होता है कि आमतौर पे कि थिनिंग ऑफ द प्लांटेशन, अपनी जो ब्रांचेज हैं आम के दरख्त की, उसको थोड़ा काटे ताकि उसमें सूरज की रोशनी जाए। सूरज की रोशनी से भागते हैं ये कीड़े मकोड़े, जितने भी इंसेक्ट्स हैं ना, ये सनलाइट से मर जाते हैं। तो इसीलिए ये अंधेरों में छुपते हैं। दिन के वक्त आप देखें तो आपको कोई कीड़ा मकोड़ा नजर नहीं आता, रात के वक्त सारे नजर आते हैं। तो ये भी हॉपर भी ऐसे ही है, ये उसके कनोपी में छुपता है। अगर आप इसकी कनोपी को कट करें, प्रॉपरली इसकी प्रूनिंग करें, तो फिर ये इसका अटैक थोड़ा कम हो जाएगा, पॉपुलेशन कम होगी। उसके अलावा उसने कहा है कि 15 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, ब्लूमिंग जब आपके फूल शूल निकल रहे हों। उसके अलावा उसने कहा है प्री ब्लूमिंग, फूल निकलने से पहले, प्री ब्लॉसमिंग स्प्रे फ्रॉम मिड दिसंबर टू लेट जनवरी। फूल निकलने से पहले ही पत्तों पर स्प्रे कर दें, तो उससे ये होगा कि कीड़ा पैदा ही नहीं होगा या वो आएगा नहीं। तो ये मैंगो होपर हो गया। उसके बाद मैंगो मिली बग है। मैंगो मिली बग की तस्वीर मैं नीचे लगाई है, ये मैंगो मिली बग आ गया आपके सामने। ये आपने अक्सर देखा होगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा पेस्ट है, ये अटैक उसका बढ़ गया है। ये सीरियस पेस्ट है विच में कॉज हैवी लॉसेस टू द ट्री एंड द क्रॉप। अच्छा, इसकी थोड़ा लाइफ साइकिल समझा दूं, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा ये जो इसके फीमेल होती है, निम्फ ऑफ द फीमेल, ये जो इंसेक्ट होता है ना, ये मिली बाग, इसके ग्रोथ के डिफरेंट साइकिल्स हैं। ठीक है ना। और इसका जो छोटा बच्चा होता है उसको निम्फ बोलते हैं। तो निम्फ जो उसके छोटे बच्चे होते हैं फीमेल के, वो क्या करते हैं, वो पत्तों पे चढ़ जाते हैं। दे सक सैप फ्रॉम द पेनिकल एंड लीव, ये पत्तों से रस चूसते हैं। दे क्रॉल अप, ये रेंगते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं दरख्त पर ड्यूरिंग फरवरी, फरवरी के महीने में। अभी मौसम, ये बेसिकली बाहर का मौसम है, सर्दियां भी ख़त्म हुई हैं और गर्मियां भी आई नहीं हैं, तो बड़ा मोतदिल मौसम है, इसमें ये इंसेक्ट सबसे ज़्यादा निकलता है। उसमें ये क्या करता है, ये ऊपर को चढ़ता है दरख्त के, और चढ़ के ऊपर बैठ जाता है, और कैनोपी से ये मई तक ऊपर पत्ते शत्तों से रस पीता रहता है, उसको खाता रहता है, उसको डैमेज करता रहता है। जब मई जून में गर्मी बढ़ती है, तो एज द टेम्परेचर राइजेज दे क्लाइम डाउन, ये फिर नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के शेल्टर ढूंढते हैं, और दरख्त के नीचे ही ना, उसके तने के साथ ही उसके इर्द गिर्द जो रूट जोन है, या वहाँ पर कहीं भी पत्ते शत्ते अगर पड़े हैं या कोई सुराख वगैरह ज़मीन में, उसमें छुप जाते हैं। और गर्मी इतनी शदीद पड़ती है कि वहीं पे मर भी जाते हैं, बचते नहीं है, मर जाते हैं। लेकिन जो इनकी फीमेल होती है, ये निम्फ जब फीमेल में कन्वर्ट होता है, तो फीमेल इज फिल्ड विद एग्स, ये अंडों से भरी होती है फीमेल। जब वो खुद मर जाती है, लेकिन उसके पेट में अंडे होते हैं, तो वो अंडे जो होते हैं उनसे अगले साल फिर से बच्चे निकल आते हैं, और वो फिर से वही फरवरी का महीना आता है, वो फिर से दरख्त पे चढ़ेंगे, और ये साइकिल फिर से ऐसे चल पड़ेगा। तो वो ये कीड़ा जो होता है ना, ये इस तरीके से मुसलसल अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है अगर आप इसको कंट्रोल ना करें। तो आपने अक्सर देखा होगा, ये मैंने यहाँ पे तस्वीर लगाई है, एक ये लिफाफा दरख्त के तने के साथ एक ये पॉलीथीन शीट लपेटी हुई है किसी ने। तो ये आपने इस तरह के लिफाफे लपेटे हुए देखे होंगे अक्सर। ये इसीलिए लपेटे होते हैं कि वो जो नीचे से फरवरी के महीने में छोटे छोटे निम्फ निकल के ऊपर को क्रॉल करते चढ़ते हैं ना, वो इसके ऊपर से चढ़ ना सके। वो ये स्लिपरी, इसको स्लिपरी बैंड बोलते हैं। स्लिपरी बैंड का फायदा ये है कि इसके ऊपर चढ़ेंगे, इससे स्लिप होकर फिर नीचे गिर जाएंगे, और जब उनको ऊपर खुराक नहीं मिलेगी तो वो खुद ही मर जाएंगे।
इसके अलावा स्टिकी बैंड्स भी इस्तेमाल होते हैं, उसमें स्टिकी बैंड में यहाँ पे तारकोल या कुछ तरह की चिपकने वाली चीज़ जो है ना वो इसके ऊपर लेप कर देते हैं। लेकिन स्टिकी बैंड इतना इफेक्टिव नहीं है जितना स्लिपरी बैंड इफेक्टिव है। स्टिकी बैंड में ये होता है कि वो इंसेक्ट जो है एक आया इधर चिपका, वो एक उसके ऊपर से चढ़ के आगे चिपका, एक उसके ऊपर से, और करते करते वो एक ब्रिज बन जाता है इंसेक्ट्स का और वो बाकी उसके ऊपर से चढ़ जाते हैं। स्लिपरी बैंड में फ़ायदा ये है कि वो स्लिपरी बैंड हर एक इंसेक्ट को नीचे ही गिराता है, वो अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं, रेजिडुअल इफेक्ट उसका कोई नहीं है। ठीक हो गया। तो ये जनरल बातें यहाँ से इसको पढ़ लें। ये मैंगो मिलीबग को भी उसने यहाँ पे बताया हुआ है, ये बातें जो मैंने अभी आपको सारी की हैं। आगे आ जाएं एंथ्रेक्नोज बीमारी के ऊपर। 2 बीमारियां पढ़नी है यहाँ पे, हमारा मैंगो खत्म हो जाना है। तो मैं एंथ्रेक्नोज एक जो है ना फंगल डिजीज़ है, ये आपने पढ़ना है। फंगल डिजीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। मैं यहाँ तस्वीर आपको दिखा दूँ पहले। This one is mango anthracnose. Let me smaller the. Okay. This is mango anthracnose. ये पत्ते आपने अक्सर ऐसे देखे होंगे आम के। ये एंथ्रेक्नोज की पहचान है। तो एंथ्रेक्नोज और ख़ास तौर पे इट इज़ मोस्ट कॉमन ऑन समर बहिश्त। अब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है कि कौन से दरख्त में सबसे ज़्यादा होता है जी एंथ्रेक्नोज, तो आपने कहना समर बहिश्त में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉरी मैं इसको हाईलाइटर लेने लगा हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए हाईलाइट कर दूँ चीज़ों को। ओके। उसके बाद इट काजेज लॉट ऑफ डैमेज टू ट्विग्स, लीव्स एंड पेनिकल्स। ये इनको बहुत डैमेज करता है, फ्रूट को भी बहुत डैमेज करता है। सिवियरिटी इंक्रीजेज विद एक्सेसिव रेन। बारिश के साथ, नमी के साथ ज़्यादा इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी पत्ते इस तरह के ख़राब होंगे। विद शेडिंग ऑफ लीफ एंड फ्लावर एंड द यंग फ्रूट ड्रॉप। फ्रूट कैन नॉट बी शिफ्ट। ऐसे फल जिन पे ये बीमारी हो ये आप शिफ्ट नहीं कर सकते। आप भी इसको खाना पसंद नहीं करेंगे डेफिनेटली। अगर कहीं मार्केट में ऐसा फ्रूट पड़ा हो तो कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। तो एज इट रॉट सून आफ्टर पिकिंग। और ये कहता है फ़ौरन ही जो फल है ना ये गल जाता है, जैसे ही आप पिक करेंगे उसके थोड़ी देर बाद ये गलना शुरू हो जाएगा। द डिजीज कैन बी डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय टाइमली स्प्रेइंग ऑफ कॉपर बेस्ड फंजीसाइड। ये इसका कंट्रोल है बेटा, इसमें कॉपर बेस्ड फंजीसाइड की मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एंथ्रेक्नोज क्लियर हो गया। ये एंथ्रेक्नोज का ये मैंने लीफ में दिखा दिया, ये पत्तों की इनिशियल स्टेज पर, और ये पत्तों के एडवांस स्टेज के ऊपर मैंने उसकी डैमेज दिखा दिया। और आगे आ जाए पाउडरी मिल्डियो के ऊपर। पाउडरी मिल्डियो आखिरी बीमारी जो हमने पढ़नी है, उसमें पाउडर अपीयर होगा और जाल वाइट कलर का आपको ग्रे कलर की ग्रोथ नजर आएगी पत्तों पे और ये इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर। सॉरी, दिस वन powdery mildew. This disease has emerged as a serious threat to mangoes during the recent years. अभी recent year में काफ़ी इसका जो है ना वो कह लें कि अटैक बढ़ा है, यूँ कह लीजिए। आगे स्प्रेड रैपिडली ड्यूरिंग वार्म ह्यूमिड वेदर। अच्छा, जो फंगल डिजीज़ है ना ये गर्म और मरतूब इलाकों में ज़्यादा होती है, तो ये आपने इसके करैक्टरिस्टिक फीचर याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद इट अटैक्स द इन्फ्लोरेसेंस। आमतौर पे ये ज़्यादा पत्तों को जो सॉरी फूल को अटैक करती है, लेकिन पत्तों पे भी अटैक होता है। विच लुक्स पर्पलिश विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाइट फंगस। ये मैंने यहाँ पे एक दिखाया आपको, पर्पल कलर इसमें नज़र आ रहा है और साथ में ये वाइट कलर की आपको ग्रे ग्रे ग्रोथ भी नज़र आ रही है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें इसमें उसने लिख दी। द पेनिकल्स ड्राई आउट, सारे का सारा ये देखें सूख गया, इसके ऊपर कोई फूल भी आपको जिंदा नजर नहीं आ रहा। द फ्लावर ड्रॉप कंप्लीटली विदाउट सेटिंग एनी क्रॉप, कोई इसके ऊपर फल नहीं लगेगा इस ऐसे पेनिकल पे। डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर मैं सिट्रस में आपको पढ़ा चुका हूँ। मिक्सचर बिफोर एंड ड्यूरिंग ब्लूमिंग, बोर्डेक्स मिक्सचर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमारा मैंगो की क्रॉप थी और यहीं तक हमारा कोर्स था। अब कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं? एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी, वो मैं आप बता दूं आपको, गर्डलिंग थोड़ी सी मैंने बतानी थी। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर विद यू, एक मिनट। हाँ जी, इसमें मैं देख रहा था वाइट बोर्ड मेरे पास नहीं अवेलेबल। गैलरी फुल स्क्रीन, लेट मी सी। अच्छा चलें, पहले तो ये बताएं बच्चों कि आप में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। अभी मैं ये पीडीएफ भी आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा जी। कोई सवाल किसी किस्म का? सर मैंगो थ्योरी का पार्ट है या प्रैक्टिकल का? बेटा मैं जो आपका थ्योरी का पेपर होगा उसमें 2 क्रॉप्स है, मैंगो और सिट्रस। सिट्रस के मैंने आपको पीडीएफ भेज दी थी, मैंगो सिर्फ अभी आपको नोट्स भेजे थे। अब मैंने आपको मैंगो पढ़ा भी दिया है, कोशिश की है कि चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी आपको बता दूं। ये 2 आपके जो है ना थ्योरी के पेपर के क्रॉप्स हैं, और जो प्रोपेगेशन मेथड्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल के पेपर में है। और कोई सवाल किसी बच्चे ने पूछना हो? ओके सर। कोई सवाल नहीं? सर नोटबुक के बारे में बता दें।
नोटबुक के बारे में बेटा मैंने ये कहा था कि जो चीज़ें तो आपने लिख ली थी नोटबुक्स पर, वो आप काइंडली ऐसा करते हैं, उसका नोटबुक का वैसे आप जब बनाकर मुझे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोटबुक अपने पास ही रखें। ना ही मैं आपका ख़र्चा करवाना चाहता हूँ। वो बाज़ टीचर कहते हैं जी हमें TCS करवाएं, ये करें, वो कुछ नहीं करने की ज़रूरत, अपने पास रखें। और बस असल बात यह है कि काइंडली आप में से 1 या 2 बच्चे नोटबुक्स की जो हमने वो टर्म्स पढ़ी थी ना, टर्म्स एंड टेक्निक्स हमने पहले 2-4 लेक्चर में पढ़ी हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, वो काइंडली आप ना ग्रुप में ये अपने गर्ल्स वाले में भी बॉयज़ वाले में भी वो पिक्चर्स लगा दे, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि हमने कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं, और लगाएं वो जिन्होंने सारी लिखी हैं। ये ना हो कि कोई आधी टर्म्स लगा दे और बाद में मैं कुछ और पूछ लूँ और फिर बाद में बच्चे के सर ये तो किताब में थी नहीं। तो काइंडली वो क्लास में 1-2 होते हैं लाइक बच्चे जो सारी क्लासेस लेते हैं और आप बेहतर जानते हैं, तो वो बच्चे जो जिन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, साफ़ सुथरी बनाई है, एंड दे थिंक कि उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो इसको उसमें लगा दें ग्रुप के अंदर। ठीक है, बाकी और बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि बनाने की ज़रूरत है या कोई वो आपने कहीं स्क्रीनशॉट भेजनी है, नहीं, सिर्फ वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपने ग्रुप में लगानी है। और इस तरह वो आइडेंटिफिकेशन वाली लिस्ट भी लगा दें, जो हमने पत्ते आइडेंटिफाई किए थे उनकी लिस्ट लगा दें काइंडली। मैं आपको आज या कल में ना एक लिस्ट भेजूंगा, उसमें साइंटिफिक नेम या इंग्लिश नेम लिखे होंगे, कॉमन नेम पौधों के, वो आपने याद करने हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, वो भी प्रैक्टिकल का हिस्सा है। और कोई बात किसी बच्चे ने पूछनी है? अच्छा, अब गर्डलिंग की बात थोड़ी सी मैं बता दूं बेटा। गर्डलिंग के लिए मैं यहाँ से पेंट ही खोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर और कोई टूल अवेलेबल नहीं है। लेट मी ओपन पेंट फॉर यू स्क्रीन। ओके, ये पेंट वाला आपके सामने खोलता हूँ। गर्डलिंग बेटा एक टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ये बड़ी अहम टेक्निक है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताना था। गर्डलिंग ऐसे है कि ये जो एक ब्रांच किसी भी पौधे की होती है ना, इसमें जो फ्लोइम वेसल्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जाइलम एंड फ्लोइम क्या चीज़ है। जाइलम जो है ये बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल है, और ये वाटर को फ्रॉम रूट्स टू शूट्स लेकर जाती है। ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है इसमें, जाइलम में, ठीक है। और जो फ्लोइम होती है, फ्लोइम में फूड रिजर्व्स होते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन होती है। और जो फ्लोइम होती है आमतौर पे ये 2 वे फ्लो होता है इसमें 2 वे फ्लो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो मैं अब यहाँ पर अगर आपके सामने जाइलम एंड फ्लोएम ड्रा करना शुरू करूँ, तो मैं कहता हूँ यार चले हम ऐसा करते हैं, जाइलम को हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। तो जाइलम आमतौर पे द जाइलम वेसल इज इन द सेंटर ऑफ द ट्रंक, ठीक है। ये सबसे अहम वेसल है पौधे के लिए, क्योंकि ये उसकी सांस की नाली की तरह है, इससे उसने पानी पीना है। तो ये आमतौर पे पौधे के सेंटर में होती है। जबकि जो फ्लोइंग वेसल्स हैं जिसमें फूड रिजर्व्स हैं, हम इसको येलो से ज़ाहिर करते हैं। फ्लोइंग वेसल्स जो हैं ये आमतौर पे दीज आर ऑन दी साइड्स ऑफ दी ट्रंक, और ये आमतौर पे बार्क के एन नीचे जो उसकी बार वाली लेयर है ना, बार्क एक्टिव ग्रोथ वाली, उसके साथ साथ ये वेसल्स दोनों तरफ ऐसे चल रही होती हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोइम जाइलम में 1 वे ट्रांसपोर्ट है, जाइलम में सारी चीज़ें सिर्फ ऊपर को मूव करेंगी। तो जाइलम के केस में अगर मैं बात करूं, मैं ब्लैक से अब ज़ाहिर कर रहा हूं, जाइलम के केस में हर चीज़ ऊपर को मूव करेगी, नीचे को नहीं उतर सकती। क्योंकि अगर नीचे उतर सकती होती तो फिर तो वो जैसे मोटर का पानी उतर जाता है, ऐसे पौधे का भी अंदर से पानी नीचे उतर जाए और पौधा मर जाएगा। तो ये हमेशा ऊपर को मूव करती है। जबकि फ्लोइम में जो मूवमेंट है ना, ये अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है, अकॉर्डिंग टू द कह लें कि डिमांड। ये खुराक जो है ना, ये इसकी तरसील का काम होता है। तो ये दोनों तरफ को मूव करती है, इसमें खुराक होती है। अब जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें जो बर्ड्स होती हैं, ग्रोइंग बर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ बर्ड, यहाँ पर एक बर्ड है, इससे डेफिनेटली कोई शूट निकलनी है, कोई पत्ता निकलना है। इफ आई वांट टू इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ दिस बर्ड, अगर मैं इसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है, ऊपर इसके पत्ते शत्ते भी हैं, और ये मैं ऊपर ये कनोपी बना रहा हूँ दरख्त की, फर्ज कर लेते हैं ये कनोपी है दरख्त की, ठीक है। तो इस केस में चले मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये देखें, ये हमारी कनोपी हो गई ग्रीन कलर से। लेट मी शो यू, दिस इज अवर कनोपी। ये हमारे दरख्त के आगे पत्ते शत्ते निकले हुए हैं। अच्छा, अब इसमें
इस बर्ड की मैं ग्रोथ इंप्रूव कराना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं चाकू लेता हूँ, चाकू की मदद से ना यहाँ से इसको तने को थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ, चाकू फेर फेर के इसके ऊपर ऐसे 2-3 इसके ऊपर ऐसे इसको अच्छी तरह तोड़ देता हूँ। जब तोड़ता हूँ तो क्या होता है, ये स्टेम ये बार्क जब टूटती है अंदर को, तो ये अपने साथ ये फ्लोइंग वेसल्स भी तोड़ देती है कुछ हद तक। जब ये फ्लोइंग वेसल्स टूटेंगी तो क्या होगा, पानी की पाइपलाइन फट जाए तो क्या होता है, उस जगह पर जखीरा हो जाता है, तो यहाँ पर खुराक जो है ना वो एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाएगी इस जगह पर। देयर विल बी फूड डेपोजिशन इन दैट एरिया, इसमें फूड जमा होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब जब खुराक ज़्यादा जमा होगी, किसी के घर के बाहर कोई जो है वो कोई चीज़ का अंबार लगा दे, ढेरी लगा दे, तो वो उसके लिए तो वो नेमत हो जाएगी, वो तो उसमें से ले लेके खाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि वो जो है ना, जब इस तरह बर्ड को ये खुराक मिलती है ओपन, और वो उसके लिए इतनी डेपोजिशन हो जाती है, तो इसकी ग्रोथ बड़ी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर हर चीज़ इसको मुंह पे मिल रही है, नक्के पे मिल रही है। पहले इसके लिए एक उसने सिर्फ इसको वैसल दी हुई थी जिससे को खुराक मिल रही थी, अब तो पूरा हमने बोरी का मुंह ही खोल दिया। तो अब क्या होता है, फिर इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और इसके ऊपर फल का साइज़ बढ़ जाता है, और जनाब आम बड़े अच्छे लगते हैं। तो गर्डलिंग वगैरह जो है ना, ये इस हवाले से इस्तेमाल होती हैं। गर्डलिंग का मेन पर्पस ग्रोथ को रोकना नहीं, बल्कि ग्रोथ को इम्प्रूव करना होता है। जिस जगह पर गर्डलिंग की जाएगी उसके ऊपर वाले पोर्शन की ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर होगी बात ये वाली? ठीक है। तो गर्डलिंग वो जो उसने लिखा था ना उसमें कि ऑफ सीजन ऑन सीजन में हमने कहा था फूल शूल झाड़ दें दरख्त के, ऑफ सीजन में क्या करें कि जिस बर्ड के ऊपर वो फूल शूल निकल रहे हैं उसकी बैक साइड पे गर्डलिंग कर सकते हैं। गर्डलिंग से क्या होगा, मोर फूड रिजर्व्स विल बी एक्यूमुलेटेड देयर, और ज्यादा खुराक इसको अवेलेबल होगी, यहाँ पर ज्यादा आपके फल पकेंगे। ज्यादा डैमेज, ज्यादा गहरा कट भी नहीं लगाना है, ज्यादा गहरे लगाएंगे तो फिर तो पूरी कट जाएगी, पूरी कट गई तो फिर तो नीचे वाला पोर्शन ही डेड हो जाएगा, वो भी नहीं करते। गर्डलिंग में आमतौर पर हल्के हल्के चाकू से उसको थोड़ा सा जख्म देते हैं बस, उसको गर्डल बिल्कुल ऐसी है जैसे वो किसी चीज़ से रगड़ खा के थोड़ी सी वो बार्क उतर जाए और पील ऑफ हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड गर्डलिंग, उसको गर्डलिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया सब बच्चों को ये वाली बात? तो चलें ठीक है जी, फिर मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ, और ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।